हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपना चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सीख गए, है ना, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जान गए। अब हमारा मेन मुद्दा होगा डिफरेंट सिस्टम जो है ना, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो सीखने के लिए वो ये है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम से बॉडी का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिख सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि इक्वेशन लिखने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन अटेन कर रहा है बॉडी या फिर नहीं कर रहा है। उस हिसाब से जो है हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, राइटिंग इक्वेशन फ्रॉम एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, हम लोग बात करेंगे राइटिंग इक्वेशंस फ्रॉम एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जितना भी चीज पढ़ रहे हैं ना, अब हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं, यानी इक्वेशन से क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जब इक्वेशन से फोर्स कैलकुलेट होगा तो इसमें फोर्स के कैलकुलेशन के लिए न्यूटन के सेकंड लॉ की आवश्यकता है, ठीक है। तो एफबीडी से हम लोग इक्वेशन लिखने में क्या देखेंगे, देखिए आपको देखना होगा वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज, ठीक है, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या फिर इक्विलिब्रियम में नहीं है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है इस पे चर्चा हो चुका है ना, इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग इस पे चर्चा कर चुके होते हैं, ठीक है। तो देखना होगा इक्वेशन में, आपको डिसाइड करना होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यानी आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या फिर बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, है ना, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम में है या फिर इक्विलिब्रियम में नहीं। यहां पे क्या लिखा गया है, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो दो मेथड है, इक्विलिब्रियम में है तो दो मेथड हम लोग को देखना है। एक है हमारा एक है हमारा लैमीज थ्योरम। एक क्या है हमारा, लैमीज थ्योरम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लैमीज थ्योरम का यूज करना है, और नहीं तो जो आपका वेक्टर मेथड है, जो आप पढ़े थे कंपोनेंट रिजोल्यूशन मेथड, वो आपको ध्यान देना है। इक्विलिब्रियम में है तो इक्वेशन लिखने के लिए लैमीज थ्योरम या फिर वेक्टर मेथड का यूज करेंगे। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो लोग अलग अलग रूल पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा करना, पुल्ली रहेगा तो ये करना, ब्लॉक रहेगा तो ये करना, ये अलग अलग तरह का चीज लोग बता देते हैं। लेकिन हम सबको कंपाइल करके एक अपना रूल बना दिए जिसका नाम क्या है, अभिषेक रूल, ठीक है ना। बस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अभिषेक रूल सबको कंपाइल करके एक रूल बना दिए। और ये रूल ऐसा है जो आपको मैकेनिक्स में अगर बॉडी चल रहा है, मतलब अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आप इस रूल का प्रयोग करके आप इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको कोई भी दूसरा रूल लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा आज के क्लास में नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि आज हम लोग को लैमीज थ्योरम और वेक्टर मेथड पे चर्चा करना होगा, है ना। यानी आज हम लोग सिचुएशन 1 जो हमारा है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तब हम लोग क्या कैसे करेंगे। तो सिचुएशन 1 क्या है अपने पास, सिचुएशन 1 में बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जो हमारा बॉडी है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तब हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ाया जा रहा है इसमें लैमीज थ्योरम। व्हाट इज लैमीज थ्योरम, तो देखिए व्हाट इज लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम क्या बताता है, ध्यान देना। लैमीज थ्योरम के बारे में कुछ बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिए वो इसका ड्रॉबैक है, उसका लिमिटेशन भी है। लैमीज थ्योरम आप तभी लगाएंगे वैलिड फॉर ओनली 3, नॉट 3, ओनली 3, केवल 3, ओनली 3 कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस, है ना। कंकरेंट किसको कहते हैं हम लोग, कंकरेंट वैसे फोर्स को कहते हैं जिसका टेल एक जगह पे मिलता है,
हम लोग इसको पढ़ भी चुके थे, कोई इनिशियल वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, वही चीज़ है ये, ठीक है। तो वैलिड फॉर ओनली 3 कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस, केवल 3 कंकरेंट कोप्लानर फोर्स होगा ना तभी आप क्या करेंगे, लैमिस थ्योरम का यूज करेंगे इक्विलिब्रियम में। और अगर चौथा फोर्स आ गया तो लैमिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, फिर वो ड्रॉबैक हो जाएगा लैमिस थ्योरम का। फिर आप लोग नॉर्मल वेक्टर मेथड यूज करेंगे। ऐसे वेक्टर मेथड जनरल मेथड है, वो जान गए तो हो सकता है लैमिस नहीं भी लगाइए, नहीं भी सोचिए तो आपका काम हो जाए। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में लैमिस थ्योरम पे चर्चा करना, इसलिए इस मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस आपको बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आप लैमिस मेथड से बना लेंगे, लैमिस थ्योरम से बना लेंगे, वो वेक्टर मेथड से नहीं बनेगा, वो भी वेक्टर मेथड से बनेगा, है ना। यानी वेक्टर मेथड इज ए जनरलाइज मेथड। लैमिस का सबसे बड़ा क्या है, ये केवल 3 फोर्स के लिए वैलिड है, 3 कंकरेंट फोर्स है, उसी के लिए कंकरेंट कोप्लानर फोर्स है, केवल उसी के लिए मान्य है। चौथा फोर्स अगर आ गया तो हम लोग लैमिस थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग वेक्टर मेथड पे आएंगे। क्या बताता है लैमिस थ्योरम? लैमिस थ्योरम कहता है मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, क्या कहता है कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये कोई पॉइंट क्या है आपका P, ये P पॉइंट जो है इस पे 3 फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स क्या है, कंकरेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, इस फोर्स का नाम हो गया F1। क्या नाम हो गया इस फोर्स का? F1। एक फोर्स आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा दिए, ये कौन सा फोर्स हो गया? F2। और एक फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा दिए, ये कौन सा फोर्स हो गया? F3। 3 फोर्स हो गया, F1, F2 और F3। समझ गए? देखिए सबका टेल एक जगह मिल रहा है ना इस P पॉइंट पे, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो P पॉइंट में एक्सेलरेशन आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। लेकिन हम लोग किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जो हम लोग इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 होने का बात करेंगे। तो P पॉइंट का इक्विलिब्रियम जो है कैसे होगा? अब ये तीनों फोर्स लग रहा है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो ध्यान रखना है, ये इस एंगल को नाम दे दीजिए अल्फा, इस एंगल को नाम दे देता है बीटा, और इस एंगल को क्या नाम दे देना है? गामा। अल्फा क्या है? F2 और F3 फोर्स के बीच का एंगल। बीटा क्या है? F1 और F3 के बीच का एंगल। और गामा क्या है आपका? F1 और F2 के बीच का एंगल। ठीक है, ये 3 एंगल है, तीनों फोर्स के बीच का एंगल बता दिए, रिस्पेक्टिव जो उसके बीच का एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम आपको कहता है, क्या कहेगा लैमिस थ्योरम? लैमिस थ्योरम आपको कहता है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट P, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए। क्या बोल रहे हैं? P पॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका P पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो तो क्या कंडीशन होल्ड होना चाहिए? F1 बटा साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बटा साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बटा साइन गामा। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है दिए गए सिचुएशन में, तभी P पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कैसे लिख दिए? देखिए सबसे पहले F1 लिखे। F1 जब लिखेंगे ना तो F1 बटा में क्या लिखना है? F2 और F3 के बीच के एंगल का साइन। तो F1 बटा, जैसे ही F1 लिखे तो एंगल लेंगे F2 और F3 के बीच का। F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, उसका साइन मतलब साइन अल्फा। जब F2 लिए, देखिए जब क्या लिए हम? F2 लिए हैं, F2, तो एंगल किसके किसके बीच का ले रहे हैं? F1 और F3 के बीच का, साइन बीटा। और हम F3 ले रहे हैं तो एंगल किसका लेना होगा? F1 और F2। तो जो फोर्स ऊपर में लिख रहे हैं न्यूमरेटर में, उस डिनोमिनेटर में उसका साइन वाला एंगल लिखना है, जो वो दो, उसको छोड़कर जो 2 फोर्स बच गया उसके बीच का एंगल। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी ये P पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नेट फोर्स इस सब का क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो इक्विलिब्रियम में P पॉइंट नहीं रहेगा। यही था लैमिस थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिस का थ्योरम, लैमिस कंडीशन या लैमिस थ्योरम फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, लैमिस थ्योरम या लैमिस कंडीशन फॉर क्या है? इक्विलिब्रियम है ये चीज, है ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होगा? तो जब तक आपको ये इक्वेशन लिखने नहीं आएगा तब तक आप लैमिस का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन लिखने का तरीका आपके सामने, जो फोर्स लिख रहे हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वो एंगल लेंगे जो उस फोर्स को छोड़कर 2 एंगल है उसके बीच का एंगल का साइन लेना है आपको। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, तब आप इक्वेशन लिख पाएंगे। और जैसे ही आप एक बार इक्वेशन लिख लिए तो आप किसी भी हाल में सवाल फिर आप बना लीजिएगा,
है ना। और ध्यान रहे 3 के बाद चौथा फोर्स होगा तो लैमीज थ्योरम आप नहीं लगाएंगे। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 3 कंकरेंट कोप्लानर फोर्स, उसमें भी तीनों फोर्स का टेल एक जगह होना चाहिए तभी लगाएंगे, कोप्लानर भी होना चाहिए, नहीं तो इसको लगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का, जिससे हम लोग उस क्वेश्चंस में लैमीज थ्योरम को अप्लाई करने सीखेंगे। ठीक है, तो इतना का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब क्या है कि एक क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल लैमीज थ्योरम पर ही आपको बनाना है इसको। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में कि ये एक सिस्टम दिख रहा होगा जिसमें 3 स्ट्रिंग है, T1, T2 और T3, तीनों में टेंशन दिया हुआ है T1, T2, T3। ठीक है, कह रहा है कि दिया गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पहले ही कह दिया कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए T1, T2 और T3 का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसमें लैमीज थ्योरम लगाएंगे। इस पॉइंट के अबाउट वो इक्विलिब्रियम में यहाँ से यहीं पे आके तीनों फोर्स देखिए मिलता हुआ दिखाई देगा, तो 3 फोर्स है भी, तो हम लोग लैमीज थ्योरम लगा के इसको बना सकते हैं। कहिएगा कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको FBD बनाना होगा। क्या करना होगा देखिएगा ध्यान से, हम अभी आपको दूसरे कलर का मार्कर का यूज़ करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन में इतना ही चीज़ दिया हुआ रहेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये आप T1 टेंशन हो गया, यहाँ पे T2 टेंशन हो गया। टेंशन कैसे लगता है ये आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे क्या टेंशन हो गया, T3, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट mg, वेट क्या लगेगा mg, और तो mg किसके बराबर हो गया आपका, T3 के बराबर हो गया, है ना। T3 इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल फोर्सेस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इक्विलिब्रियम में तो हर हाल में T3 किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो ये जो पॉइंट O लिखा गया है जहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम लगाना है, तो क्या लिखिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट O, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट O, पॉइंट O के इक्विलिब्रियम के लिए, किसके लिए, पॉइंट O के इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखेंगे। देखिए O पॉइंट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, पहले ये देखना होगा आपको। O पे, तो O पे इधर की ओर T1 लग रहा है, इधर की ओर क्या लग रहा है, T1। ठीक है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, T3, और T3 mg के बराबर है, तो T3 का वैल्यू निकल गया, T3 mg के बराबर ये पता चल गया, यानी एक का आंसर आ गया। और इधर की ओर क्या लग रहा है, इसमें T2 लग रहा है, क्या लग रहा है इधर की ओर, T2। अब एंगल देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब ये 30 दिया हुआ है यार, ये 30 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 30 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये 60 होगा। ये वाला एंगल, ये 30 दिया हुआ है यार, तो ये क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जब बनेगा तो 30 ये 60 और ये तो 90 है ही, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 और 6 15, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला देखिए, ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 होगा। ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये भी 30 होगा। तो ये 30 तो ये भी 30, है ना, तो दोनों 30 हो गया, तो ये 30 और ये 90, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120। कहिएगा एंगल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यार जब तक एंगल नहीं निकलेगा तब तक आप लैमीज थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले सारे फोर्स के बीच का एंगल डिसाइड हो गया, ये अपना पॉइंट O है। तो क्या लिखिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट O, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट O, पॉइंट O के इक्विलिब्रियम के लिए, पॉइंट O के इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखिएगा, पॉइंट O के इक्विलिब्रियम के लिए आप लिखेंगे ना, 3 फोर्स है, चलिए लिखेंगे T1 बटा साइन। जब T1 लिखे तो एंगल लिखेंगे T2 और T3 के बीच का, तो T2 और T3 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन 90 इज इक्वल टू T2 लिख दीजिए यहाँ पे T2। तो जब T2 लिखेंगे तो एंगल लिखना होगा T1 और T3 के बीच का, तो T1 और T3 के बीच का एंगल क्या होगा, 120। तो क्या हो गया, साइन 120 इज इक्वल टू T3। तो जब T3 लिख दिए तो एंगल लिखेंगे T1 और T2 के बीच का, तो T1 और T2 के बीच का एंगल क्या हो गया, 150। तो क्या हो गया यहाँ पे, साइन 150, ये हो गया साइन 150। ठीक है, तो T1 बटा साइन 91 हो गया, लिख लिए हम लोग, है ना। देखिए T1 इज इक्वल टू T2 और बटा क्या, साइन 120, तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, तो √3/2 हो। और इज इक्वल टू T3 के जगह पे तो आप mg लिख ही सकते हैं, T3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mg, ये वैल्यू हमको पहले से पता है,
तो T3 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो mg और साइन 150 होता है 1/2, तो 1 बाई क्या लिख दीजिएगा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। T1 बराबर आ गया 2mg, T1 बराबर क्या आ गया 2mg निकल गया। देखिए T1 2mg के बराबर है। और T2 भी निकाल सकते हैं, क्या लिखा हुआ है 2 से 2 तो कट जाएगा, 2T2/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2mg, यही ना लिख दिए। तो आपका 2 से 2 कट गया, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3mg। T2 बराबर क्या हो गया √3mg। तो T2 निकल गया, T1 निकल गया और T3 तो यहीं पे दिख गया था कि वो mg के बराबर है। तो T1 भी निकाल लिए, T2 भी निकाल लिए और क्या कर लिए हम लोग T3 भी निकाल लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको शायद कुछ लाइट के कारण इशू हो रहा है ना, चमक रहा है वो। तो T1 इज इक्वल टू T2 के जगह T2 लिखे हैं साइन 120, तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2 लिख दिए, और साइन 150 का 1/2 होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और बाकी फिर T1 बराबर 2mg हो गया यहाँ से डायरेक्ट। और ये दोनों के ये हमको एक टर्म पता है, एक तो फोर्स हमको पहले ही पता हो गया, मतलब T3 mg के बराबर है। तो फिर इसको इक्वेट कर दिए तो हमारा T2 निकल के आ गया √3mg। तो T1 भी पता चल गया, T2 भी पता चल गया और क्या निकल के आ गया T3 भी निकल के आ गया। तो तीनों फोर्स हम लोग निकाल लिए। तो देखिए लैमीज थ्योरम लगाए ना, जब इक्विलिब्रियम में था तो लैमीज लगाए ना, बिना लैमीज के तो बना नहीं। जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लैमीज पढ़े हैं तो उसी को एप्लीकेट करने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, क्वेश्चन और लिख दिए। ये देखिए एक स्ट्रिंग ये है, इसमें टेंशन T है, एक दूसरा ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन दिया हुआ है 30 न्यूटन, है ना, और ये नीचे वेट W लटक रहा है। तो आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए कि T और ये W यानी टेंशन और ये इस W वेट का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए सिस्टम बोलेगा नहीं, आप खुद ही समझिएगा कि अगर ऐसे लटका हुआ है तो मूव करेगा नहीं, इधर से फिक्स है इधर से फिक्स है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, इस तरह का सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, कोई एक्सेलरेशन का स्कोप है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब देखना होगा कि ये जो जंक्शन है इसी के अबाउट नहीं इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो इसी के अबाउट 3 कनकरेंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट O, वो इक्विलिब्रियम में मतलब पूरा सिस्टम यही नहीं मूव करेगा तो ये ब्लॉक कहीं नहीं मूव करना है, तो इसी को इक्विलिब्रियम में रखा गया है ना। तो वो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको खुद आइडिया हो जाए किस पॉइंट के अबाउट सिस्टम इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे जो जंक्शन है जहाँ पे 3 कनकरेंट फोर्स एक्ट होगा, तो देखिए नीचे की तरफ तो वेट W लग रहा है O पॉइंट पे, तो देखिए सीधे सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, ये टेंशन है और ये टेंशन ही W के बराबर है, तो डायरेक्ट लिख दिए नीचे की तरफ वेट W, है ना। और इधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। और ये लग रहा है आपका इधर की ओर कितना, इधर की ओर आपका लग रहा है टेंशन T, यही आपको पता करना है। तो ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये एंगल कितना है आपका 30। सबसे पहले तो ये तो 90 हो जाएगा, ये दोनों तो 90 डिग्री पे है ही। अब ये वाला एंगल आप पता करिए, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो देखिए पता कर देते हैं, ये 30 है ये 90 है, तो ये कितना होगा 120, और ये 30 है तो एक्चुअली में ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये तो 90 है ही, तो 90 और 60 क्या हो जाएगा 150। देख लीजिए ये 30 और ये 90, ये परपेंडिकुलर है 90, तो 90 और 30 120 हो गया, और ये 30 है तो ये 60 होगा और ये 90, तो मिला के कितना हो गया 150। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका 150। अब आप लगा दीजिए लैमीज थ्योरम, है ना। तो क्या कहिएगा, यूजिंग लैमीज थ्योरम। जब आप लैमीज थ्योरम का यूज करेंगे तो लैमीज थ्योरम का यूज करके आप क्या बोलेंगे, कहेंगे ना कि देखिए क्या लिखिएगा, सबसे पहले कोई भी लिख लीजिए, आपको T और W निकालना है ना, तो लिखिएगा 30 ये वाला फोर्स। जब ये फोर्स लिखेंगे तो एंगल ये वाला लिखेंगे, इसके बीच का एंगल, बटा साइन 150 इज इक्वल टू T लिख दीजिए, T देख रहे हैं ना, T लिखना है अब आपको। तो T जब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम T। तो जब T लिखेंगे तो इसके बीच का एंगल लिखेंगे, तो इसके बीच का एंगल क्या है 90, साइन 90, ठीक है 30 न्यूटन है ये, और इज इक्वल टू।
अब क्या है, अब W लिखना है, तो जब W लिखेंगे तो ये इसके बीच का एंगल तो वो 120 है। जो फोर्स लिख रहे हैं एंगल, उसके अलावे जो दो फोर्स है उसके बीच का लिखेंगे, साइन 120 लिख दिए, ठीक है ना। ये जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, ये है 30 न्यूटन बटा साइन 150, ठीक है। तो 30, अब पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो t निकल जाएगा, तो 30 और बटा साइन 150, तो साइन 150 क्या होता है 1/2, ठीक है। और इज इक्वल टू टी, और साइन 90 क्या हो गया 1 तो ये खत्म हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 60 न्यूटन। तो t का वैल्यू निकल के आ गया कितना 60 न्यूटन। अब w निकल जाएगा। अब हमको t भी पता चल गया, ये भी किसी से भी उठा के आप कर सकते हैं, है ना। तो सिंस ये तीनों ना बराबर है, इसको बराबर, इसको भी कर दीजिएगा तो निकल जाए, क्योंकि अब आपको t का वैल्यू भी पता है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो क्या लिखिएगा 30 और बटा साइन 150 हो गया 1/2 इज इक्वल टू w निकालना है, और साइन 120, तो साइन 120 होता है √3/2, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 तो खत्म हो गया यार, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3 न्यूटन। क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू 30√3 न्यूटन। तो w भी निकल गया 30√3 और t भी निकल गया कितना 60। तो दोनों फोर्स हम लोग पता कर लिए। तो एक्चुअली इस पॉइंट के अबाउट 3 फोर्स लग रहा था ना, देखिए 1 2 3, तीनों कंकरेंट फोर्स है। लैमीज थ्योरम लगाए, है ना, और उससे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो लैमीज लगा के हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेन इसको एप्लीकेट करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्लीकेट करने सीख गए, मतलब लगाने सीख गए, तो आपका काम आसान हो गया, ठीक है। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख दिए। ऐसे करके एक रिजिड सपोर्ट से रस्सी के सहारे एक स्फेरिकल बॉल है, इसको लटकाया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों इक्विलिब्रियम में होगा भाई, ऐसे लटका देंगे तो इसका कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक सेल्फ अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे कह रहा है ये, अब बताइए कि ये स्ट्रिंग में टेंशन T और दीवार के बीच में और स्फेयर के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले आप इसका ABD बना लीजिए, ABD बना लेंगे, और FBD के बाद ये सिस्टम, ये बॉल, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा। देखेंगे 3 फोर्स है तो लैमीज लगाएंगे, 3 से ज़्यादा रहेगा तो भी फिर जनरल मेथड अपनाएंगे। तो ये बनेगा लैमीज से ही, क्योंकि अभी जनरल मेथड तो आपको बताया ही नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या मान लीजिए आप, पहले इसका ABD बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ABD से अपने आप ही पकड़ा जाएगा कि क्या होना है। देखिए ये आप स्फेरिकल बॉल ले लिए ना, ये m मास का, इसके सेंटर से जो फोर्स लगता है याद करिए, वेट mg लगता है, mg लगता है ना, तो इसका वेट mg होगा। तो वेट mg मतलब क्या हो गया 5g, 5 किलो का है तो 5g, ठीक है। ये इधर की ओर, इससे ये रस्सी इधर है ना, तो इधर देखिए क्या लगेगा इसमें टेंशन, तो इधर की ओर इसमें क्या लग रहा है टेंशन लग रहा है। और दीवार और इसके बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा m, बता चुके हैं, है ना। दीवार इसको इधर की ओर दबाएगा, ये दीवार को ऐसे दबाएगा। तो हम लोग दीवार का तो ABD बनाए नहीं, हम लोग तो स्फेरिकल बॉल का ABD बनाए। तो स्फेरिकल बॉल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 3 फोर्स आ गया ना। अब हम लोग लैमीज लगा सकते हैं, लेकिन सारे फोर्स के बीच का एंगल पहले पता होना चाहिए। तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये तो पता है। ये एंगल दिया हुआ 30, क्वेश्चन में दिया हुआ ये 30 डिग्री है ना। तो ये 30 डिग्री है यार, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ये 30 है, तो देखिए ये 30 है यार, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 30 होगा, और ये तो 90 है ही, परपेंडिकुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल बना, वर्टिकल लाइन बना दिए। तो 90 और 30, तो ये पूरा कितना हो गया आपका 120 डिग्री। तो ये हो गया 120, और ये 120 हो गया। अब देखिए ये 30 है, तो ये वाला क्या होगा 60, तो ये हो गया आपका 60, और ये हो गया 90, तो मिला के क्या हो गया 150। ये सब ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। अब तीनों फोर्स के बीच के आपस का एंगल भी पता चल गया। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे यार, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिखेंगे जो लैमीज थ्योरम है। अब तो अगर ये तीनों फोर्स लैमीज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तभी इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में तो है ही, मतलब ये लैमीज थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो लैमीज थ्योरम का क्या कंडीशन है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम T, है ना। T लिखेंगे तो ये वाले दोनों के बीच का एंगल लिखना होगा, इसके अपोजिट जो 2 फोर्स है, तो ये 90 डिग्री है। तो T बटा साइन 90,
इज इक्वल टू क्या, ये अब लिखिए, कोई भी लिख लीजिए ना, ये W वेट कितना है 5g। तो जब 5g लिखेंगे तो क्या हो गया, साइन इसके बीच का एंगल 120, साइन 120 इज इक्वल टू, अब लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन, n लिखेंगे तो इसके बीच का एंगल मतलब 150, तो साइन 150 लिख दिया हम लोग। अब t हो गया, अब ये कंडीशन हो गया, अब इसमें से हम लोग t और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए t बटा साइन 91 हो गया इज इक्वल टू 5g यानी 50 लिख दीजिए उसको, और साइन 120 होगा √3/2, √3/2। तो t का वैल्यू निकल गया है ना, t का वैल्यू निकल गया क्या, 100 बटा √3 न्यूटन। t का वैल्यू आ गया 100/√3 न्यूटन आ गया। अब देखिए, अब क्या है, अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो अपना यूज कर लीजिए। ऑल्सो 5g मतलब 50 और बटा साइन 120 हो गया √3/2 और इज इक्वल टू n बटा साइन 150, तो n और साइन 150 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या आ गया आपका, नॉर्मल रिएक्शन बराबर आपका हो गया 50/√3 न्यूटन। तो 50 ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये न्यूटन वाला लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, 50/√3 न्यूटन, ठीक है ना। इतना आपका आंसर आ गया। ये n नॉर्मल रिएक्शन वाला n है, और इधर जो n लिखते हैं वो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये जो चीज़ आप यहाँ पे, शायद यहाँ पे थोड़ा चमक आ रहा है, अगले वीडियो में इसको सही करेंगे हम, है ना। ये एक्चुअली में देखिए क्या है, यहाँ पे साइन 90 लिखा गया है, वो आप लेमिस थ्योरम से भी पता कर सकते हैं, t बटा साइन 90, बाकी सब तो दिख ही रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये आ गया। तो देखिए टेंशन भी निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह का अनेकों क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाए, मेथड सेम है, इक्विलिब्रियम में है, FBD बना दिए और लेमिस थ्योरम लगा दिए, जो भी फोर्स अननोन था वो निकल गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम पे और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट और बुक्स में मिल जाएगा, है ना, और जो कि हमारे तरफ से भी आपको प्रोवाइड किया जाता रहा और किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि अब हम लोग जनरल मेथड पे आएंगे। ये तो 3 फोर्स वाला बैसाखी था, 4 फोर्स आ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो 4 फोर्स जब आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब जनरल मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। जनरल मेथड क्या हमको बताता है, जो देखिए, उसके पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकिए, देन हम लोग जनरल मेथड पे बात करेंगे, सिचुएशन 2 पे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा जनरल मेथड इक्विलिब्रियम का है ना, जनरल मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम यानी सिचुएशन 2 पे चर्चा होगा, ठीक है ना। सिचुएशन 2 क्या है, जनरल मेथड। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जनरल मेथड से आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। क्या है जनरल मेथड, कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समेशन ऑफ फोर्स, जितना भी फोर्स है सब का समेशन 0 होना चाहिए। सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0। समेशन मतलब समझते हैं क्या होता है, सारे फोर्स का सम, वेक्टर सम 0 होना चाहिए। वेक्टर सम मतलब क्या, आप इसको ऐसे लिखिए, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ फोर्स इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये सब 0 कब होगा, सम में 3 टर्म है और सम में 0 है, तीनों को जोड़कर 0 कब हो रहा है, मल्टीप्लाई करके 0 तो तब हो सकता है जब एक तो भी 0 रहेगा तो 0 हो जाए, लेकिन सम 0 तभी होगा, क्या बोल रहे हैं, सम 0 तभी होगा, किसी भी 3 चीज का सम 0 है, इंडिविजुअली वो 0 होगा, क्योंकि 0 + 0 + 0 ही 0 हो सकता है। कोई भी एक अगर 0 नहीं होगा तो ये रिजल्ट 0 नहीं हो पाएगा। यानी इन शॉर्ट यही कहना है कि अगर जनरल मेथड आएगा तो x डायरेक्शन का सारा फोर्स निकाल के उसका वेक्टर सम 0 कर दीजिए, y डायरेक्शन का सारा फोर्स निकाल के उसका वेक्टर सम 0 कर दीजिए, z डायरेक्शन का सारा फोर्स निकालकर उसका वेक्टर सम 0 कर दीजिए। ये काम आप जब कर लिए, ऐसे x y z तीनों आएगा नहीं, जब भी आएगा तो x और y ही आएगा, z आने की स्कोप नहीं है ना। अब जैसे देखिए ये हो गया, 3 से ज़्यादा भी रहेगा तो काम होगा। सब आपको x और y, सारे फोर्स को x और y में तोड़ के लाने होगा कॉम्पोनेंट मेथड से, और x वाला का समेशन 0, y वाला का समेशन 0 और z भी रहेगा तो z का भी 0। जनरल मेथड मतलब वो जनरल मेथड है ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा। अब देखिए, अब जो आप पिछला जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, सेम उसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से बना के दिखाते हैं। क्या था पिछले क्वेश्चन में, कोई जरूरी नहीं कि लेमिस से ही बनाएंगे, जनरल मेथड जब सीख लिए, लेमिस तो बस
डिस्कशन का मुद्दा था इसलिए चलो बता दिए, यही था ना, m बराबर 5 किलो था ये एंगल दे रखा था, ये एंगल कितना था 30 डिग्री, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, इस स्ट्रिंग में टेंशन T था, है ना, और ये नॉर्मल रिएक्शन N हमको निकालना था, और ये आपको देखिए तो क्या है। अब इसका पहले आप ABD बना लीजिए, ये एंगल 30 डिग्री, इसका आप ABD बना लीजिए, है ना, यही ना पता करना है, टेंशन और जो नॉर्मल रिएक्शन ये है, यही नॉर्मल रिएक्शन आपको क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन तो लिखे ही थे, है ना। सॉल्यूशन में क्या करिएगा आप क्या करिए, यहाँ से इसका पहले ABD बनाइए, बना लिए इस स्फीयर, नीचे की तरफ इसका वेट mg लग रहा है, यानी mg मतलब क्या 5g लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इधर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और इधर की ओर क्या लग रहा है आपका, टेंशन लग रहा है, इधर की ओर क्या लग रहा है आपका, टेंशन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 है यार, तो कहीं से भी आप तोड़ सकते हैं, ये एंगल 30 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका 30 हो जाएगा। देखिए ना, ये 30 है, तो अल्टरनेट ये भी क्या होगा 30 होगा, 30 कर लिए, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, सारे फोर्स को x या y डायरेक्शन में लाके छोड़ देना है, उसके बाद आप करेंगे। तो देखिए, तो अब t का कॉम्पोनेंट तोड़िए, तो याद है ना, थीटा के तरफ वाला कॉम्पोनेंट टूटता है कॉस में, और थीटा से दूर वाला कॉम्पोनेंट टूटता है किस में, साइन में, t sin 30। तोड़ दिए t का कॉम्पोनेंट, अब ये t खत्म हो गया, t का 2 टुकड़ा हो गया। अब आप क्या करिए, इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन बराबर 0। तो x डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका समेशन 0 कर दीजिए। तो x डायरेक्शन में 2 ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस x में और माइनस x में क्या है t sin 30। इसको जोड़ के 0 करना है, वेक्टोरियली 0 करना है। तो वेक्टोरियली 0 करिएगा तो देखिए, इधर को प्लस x को प्लस में ले लीजिए n, और इसको माइनस में लीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, n sin 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या है t sin 30 लिख दिए, n बराबर क्या हो गया t sin 30। आगे आइए, अभी हम लोग ना तो n बता सकते हैं ना तो t, दोनों अननोन है हमारे लिए, लेकिन एक इक्वेशन तैयार होगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, n बराबर t sin 30 हो गया। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन बराबर 0 ये रूल है अपना, लिख दिए रूल। जब ये रूल लगाए तो भाई x डायरेक्शन के इधर को प्लस बोले और इधर को क्या बोले माइनस, तो प्लस माइनस जोड़ के 0 कर दिए। तो देखिए सीधा सीधा लास्ट में क्या बच गया, n बराबर t sin 30। ऐसे भी यार जब इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्स इक्वल ही ना होगा, तो n बराबर t sin 30 डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना। आपका क्या दाएं वाले फोर्स बाएं वाले फोर्स के बराबर हो गया। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। नाउ x डायरेक्शन का तो 0 कर दिया, अब देखना है y में भी फोर्स है, तो यस, प्लस y में t cos 30 और माइनस y में क्या है 5g है। तो क्या करिएगा, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन बराबर 0। तो फिर से वही करेंगे, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस जोड़ के 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको फाइनल क्या मिलेगा t cos 30 और इज इक्वल टू क्या 5g। इसलिए कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है आपको, रूल तो लगाएंगे, रूल के साथ कॉमन सेंस भी लगाएंगे। जब इक्विलिब्रियम में है तो दाएं वाला फोर्स बाएं वाले के बराबर, ऊपर वाला नीचे के बराबर। तो ये कर लिए तो x डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम, ये कर लिए तो y डायरेक्शन का, तो x और y दोनों। क्या z में भी कोई फोर्स लगा नहीं, खत्म हो गया अब हमारा। देखिए तो t cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 5g, 5g मतलब 50। तो t बराबर क्या आ गया 100/√3 न्यूटन। देखिए इसके पहले भी इतना ही आया था, t बराबर क्या आ गया 100/√3 न्यूटन आ गया, निकाल दिए यार t 100/√3, पीछे भी वही आया था, कोई लैंग्वेज नहीं लगा, जनरल मेथड, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, दाएं वाले बाएं वाले। अब कहिएगा नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 1 का प्रयोग कर लीजिए। इक्वेशन 1 क्या बता रहा है, n इज इक्वल टू t sin 30। तो n और t के जगह पे क्या है 100/√3 और sin 30 क्या है 1/2, ये कट जाएगा इससे 50 बार में। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया 50/√3 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया 50/√3 न्यूटन हो गया, समझ गए बात को। तो ये 50/√3 न्यूटन हो गया और ये टेंशन हो गया 100/√3 न्यूटन। तो देखिए आप कहिएगा नहीं वही वाला मेथड सही था, हो सकता है इस मोमेंट पे आपको वो मेथड सही लग रहा हो, है ना, लेकिन ये अब ज़्यादा आसान है, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, दाएं वाले बाएं वाले के बराबर लैंग्वेज लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ी।
लेकिन यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों मेथड मिला हुआ है, क्योंकि 3 फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही चौथा फोर्स आएगा तो आपके पास एक मेथड साफ हो जाएगा, लैमिस थ्योरम, क्योंकि वो 3 ही फोर्स तक के लिए वैलिड है। चौथा फोर्स में आप लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते, वो साफ हो जाएगा फिर उसका कॉन्सेप्ट। तो उस समय आपको कंपेयर करने के लिए 2 मेथड नहीं रहेगा, एक ही मेथड रहेगा, है ना। और वो कितना भी फोर्स रहेगा तो आप जनरल मेथड जो बताए, एक्स डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम, वाई डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम, यानी एक्स डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखिए, वाई के लिए लिखिए, और दोनों को इक्वेट करिएगा, आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग भी और करते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा फोर्स रहेगा और हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन अटेन करेंगे और ये जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, देखिए इसको, देखिए क्या है। एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन HC वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक अप्रोच का सवाल है। क्या लिख दिया गया है, करा ब्लॉक इज पुल्ड स्लोली एज शोन इन द फिगर। स्लोली एक शब्द है, इसका मतलब समझाएंगे आपको। स्लोली मतलब तो आप जानते हैं धीरे, इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है वो बताएंगे। इस डायग्राम में एक ब्लॉक को स्लोली जो है खींचा जा रहा है, देखिए पुल्ली के सहारे खींचा जा रहा है। इसको खुद सोचिए ना, इधर से खींचिएगा आप F फोर्स से, उधर से एक आदमी खींच रहा होगा तो धीरे धीरे ये ब्लॉक ऊपर उठेगा, है ना। सो दैट मतलब दिखाना है आपको कि जैसे जैसे सो दैट द फोर्स इंक्रीजेस एज द ब्लॉक मूव्स अप, जैसे जैसे ब्लॉक को ऊपर खींचेंगे इस फोर्स के वैल्यू को बढ़ाना होगा, F को ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ऊपर जैसे जैसे जाएगा ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और आपको बताना है कि जब ये H डेप्थ पे है, ऊपर खींचते खींचते कोई H नीचे लटका हुआ होगा, ऊपर खींचते खींचते जब ये H डेप्थ पे है ऊपर से, तो बताना है उस समय फोर्स कितना जरूरत होगा हमको। ठीक है, ये कर लिए। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन को समझिए। यहाँ पे लिखा गया स्लोली। स्लोली वर्ड का मतलब क्या है भाई मेरे, स्लोली। स्लोली का मतलब हो गया ना, स्लोली मतलब होगा नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वेलोसिटी। नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वेलोसिटी। स्लोली का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है, बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं तो वेलोसिटी का चेंज बहुत छोटा है। मतलब आप कह सकते हैं कि दैट इज एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे 0 होगा और जो नेट फोर्स होगा उसको लगभग आप 0 के बराबर मान सकते हैं। स्लोली कहने का, अचानक तेजी से खींचते तो उसमें जर्क आ जाता है, ज़्यादा तेजी से वेलोसिटी चेंज करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं तो नेट फोर्स यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 0 मानेंगे। ठीक है, देखिए तो ये खींचा जा रहा है F फोर्स, टेंशन स्ट्रिंग में Fe के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब F फोर्स लगेगा तो देखिए हम आपको दूसरे कलर के मार्कर से करके दिखाते हैं, है ना। आप इसका BD भी बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर। देखिए क्या है, ये F फोर्स लगा के खींच रहे हैं, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन वही टेंशन ही F के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो F के बराबर होगा। यहाँ भी वही घटना घटेगा, खींचेंगे तो जो खिंचाव F फोर्स हो रहा है वही टेंशन स्ट्रिंग में रहेगा तो टेंशन ही किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। और ये mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। mg किधर की ओर लग रहा है आपका, नीचे की ओर। तो जब आप इसका BD बनाएंगे तो देखिए नेट फोर्स तो 0 है ना, तो m मास है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, है ना। इधर की ओर क्या लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है आपका टेंशन बराबर F, इधर की ओर भी क्या लग रहा है, टेंशन बराबर F। वेट mg तो सेंटर से लगता है ना सर, और ये एंगल दिया हुआ है बीच वाला एंगल, ये दोनों थीटा है। तो इधर की तरफ क्या होगा, ये थीटा है तो इधर की तरफ क्या होगा, F cos थीटा, और ये क्या हो गया, F sin थीटा। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे, ये भी एंगल थीटा है तो ऊपर की तरफ F cos थीटा और नीचे की तरफ क्या, F sin थीटा। इधर y x एक्सिस में क्या देखेंगे, अब इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या कहिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। स्लोली खींच रहे हैं मतलब इक्विलिब्रियम का केस लेना है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला दाएं वाले बाएं वाले के बराबर। तो सबसे पहले F sin थीटा और F sin थीटा तो बराबर हो गया, है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, खत्म, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, खत्म कर दिया। अब ऊपर वाला, अब ऊपर वाला यानी y डायरेक्शन में ऊपर क्या लग रहा है, F cos थीटा और F cos थीटा क्या हो गया, 2F cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा है, mg, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो क्या कर दीजिएगा, आप कहिएगा ना 2F cos थीटा बराबर mg, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, F फोर्स हो जाएगा आपका
mg/2 cos थीटा, mg/2 cos थीटा, है ना। तो F बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/2 cos थीटा। ये वही फोर्स है जो हमको चाहिए होगा इसको खींचने के लिए, ठीक है। ये फोर्स निकल गया, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर कर दिए, दायां बायां तो कट ही गया, सेम है तो काट दिए। अब ये F बराबर mg/2 cos थीटा, फोर्स निकालने नहीं कर, आपको क्या कह रहा है ना, दिखाइए कि जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर बढ़ेगा F फोर्स क्या होगा, ऊपर जाएगा F फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पे अब हम बताने जा रहे हैं उस पर आप अपना चर्चा, अपना नज़र ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है नज़र में रखना, अब देखिए थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होगा। ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा ना यार, ये जब ऊपर उठेगा, इसको जब खींचिएगा ये ऊपर उठेगा तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। एज ब्लॉक मूव्स अप, जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये रस्सी और दूर जाएगा और ये एंगल थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर जाएगा तो ये थीटा क्या होगा, घर में करके देख सकते हैं आप, ऐसे जाएगा तो ये थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या कहिएगा, एज ब्लॉक मूव्स अप, एज ब्लॉक मूव्स अप, जैसे ब्लॉक ऊपर बढ़ेगा, जैसे ही ब्लॉक क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, थीटा बढ़ेगा। फोर्स देखिएगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ने का मतलब क्या है, कॉस थीटा घटेगा। कॉस में जान लीजिए एंगल बढ़ता है तो घटता है, और कॉस थीटा अगर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, थीटा बढ़ा, ऊपर जाने से थीटा बढ़ा, थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा घट जाता है, एंगल के बढ़ने से कॉस में उसका वैल्यू घटता है। और कॉस थीटा अगर घटेगा तो फोर्स तो कॉस थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, इसका मतलब यह है कि अगर कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, सॉरी कॉस थीटा क्या कर रहा है हमारे केस में, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है तो मतलब कि फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा हमको। यही तो दिखाना था कि जब ऊपर आएगा तो फोर्स हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दिखा दिए, जब ऊपर आएगा तो पहले ये विजुलाइज करिए, ऊपर आएगा तो ये थीटा एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर आएगा तो थीटा एंगल बढ़ेगा, और थीटा एंगल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, और कॉस थीटा घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिखा दिए, ये प्रूफ हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, अब कह रहा है फाइंड द फोर्स F। अब तो भाई अलग अलग, ये अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग जगह पे होगा तो फोर्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि फोर्स तो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है और थीटा कांस्टेंट नहीं है, ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। तो कह रहा है जब ये h ऊंचाई पे है, h डेप्थ पे है ऊपर से, तो बताइए उस समय कितना फोर्स लगाना होगा। तो उस समय कितना फोर्स लगाना होगा, mg तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यानी जब ये इस कंडीशन में है तो हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा, है ना, कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा, हम लोग तुरंत उस कंडीशन पे फोर्स निकाल लेंगे। तो एट डेप्थ h फोर्स कैसे निकलेगा, देखिए देखिए क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो बन रहा है वो देखिए, ये बना दे रहे हैं हम ऐसे, ये d है, ये बीचों बीच में एकदम एंगल बराबर है ना, तो ये वाला क्या हो गया, d/2, और ये क्या हो गया, h, यही ना h है, ठीक है। ये हो गया h, ये d/2 हो गया, ये h हो गया, और ये वाला एंगल कितना, ये बनाए, ये वाला एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, तो ये हो गया 90 डिग्री, हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, h स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये निकल गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख देंगे, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस हो गया h, बेस, और हाइपोटेनस ये हो गया ना, मतलब क्या, d/2 का होल स्क्वायर और प्लस h का होल स्क्वायर रूट में, यानी ये क्या हो गया आपका, कॉस थीटा निकल गया, बेस बटा हाइपोटेनस। तो कहने का मतलब क्या है आपका, कहने का मतलब है h और रूट अंडर d²/4 और प्लस h स्क्वायर, ये निकल गया। जब वो h डेप्थ पे होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू, इसीलिए फोर्स एट डेप्थ h क्या हो जाएगा, फोर्स एट डेप्थ h डेप्थ पे कितना फोर्स होगा बताइए, h डेप्थ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, कहीं और लिख दे रहे हैं, मतलब ये
पहले आप इतना नोट कर लेंगे, है ना, उसके बाद ये आप अलग से बनाएंगे, वहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा के वैल्यू को इस फोर्स में पुट करेंगे, क्योंकि एच हाइट पे इतना ही होगा कॉस थीटा का वैल्यू, इसीलिए आप डायरेक्ट लिखिए ना। इसीलिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एच हाइट पे वो कितना होगा आपका mg, और डिवाइडेड बटा क्या 2, और जो कॉस थीटा का वैल्यू है कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू h और डिवाइडेड बटा है ना, मतलब तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट अंडर डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस एच स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका, दिखाई दे रहा होगा पूरा आप लोगों को। हाँ, तो क्या किए देखिए ना, mg की जगह mg लिख दिए, 2 की जगह 2 लिख दिए, कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दिए, कॉस थीटा की जगह पे ये जो निकाल के लाए, h हाइट पे कॉस थीटा का वैल्यू इतना ही होगा, h बटा, तो h बटा है तो ऊपर ना चला जाएगा, तो डी स्क्वायर बटा 4 और प्लस क्या एच स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, क्या निकाल दिए, ये हम लोग निकाल दिए फोर्स रिक्वायर्ड एट हाइट h, एट हाइट, ये हाइट नहीं डेप्थ, फोर्स रिक्वायर्ड एट डेप्थ h डेप्थ पे कितना फोर्स चाहिए हम लोग निकाल दिए, है ना। ये वही इक्वेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप कर दे। पहले कहा स्लोली का मतलब समझा दिए, हो सकता है इन फ्यूचर आपको कुछ क्वेश्चंस में ये टर्म दिखाई दे। स्लोली का मतलब नेट फोर जीरो, दाएं वाला बाएं वाले को तो काट ही दिया, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर किए, तो जितना फोर्स इसको खींचने के लिए चाहिए वो हमको मिल गया। इसमें क्या देखे, mg बटा 2 कॉस थीटा, थीटा बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। तो कह रहा है कि बताइए जब ऊपर खींचेंगे, वो थीटा बदलने का बात नहीं किया, वो डायरेक्ट कह दिया ऊपर खींचेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ऐसा दिखाइए हमको। तो ऊपर खींचेंगे तो ऑटोमेटिक यार, ऊपर खींचेंगे तो थीटा बढ़ेगा ना, थीटा ऊपर खींचेंगे तो थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, और कॉस थीटा घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। पर दिखा दिया, यही तो दिखाना था हमको। अब कह रहा है कि बताइए जब वो एच डेप्थ पे होगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो एच डेप्थ पे आप कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो ये इसके मदद से हम लोग ट्रायंगल के मदद से एच डेप्थ पे हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के फोर्स में चिपकाए। फोर्स में जब चिपका दिए तो हमारा ये आ गया क्या आ गया, mg बाई 2h और डिवाइडेड बटा, तो ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड है, तो रूट अंडर डी स्क्वायर बटा 4 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज जो पढ़ाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से और क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ एक अच्छा कंटेंट समझ में आया होगा आपको, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी आपके पास होगा, है ना, उस पर भी आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। बाकी इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट था उसमें कैसे इक्वेशंस बनाते हैं वो ये बता दिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब बॉडी चलने लगेगा तो अभिषेक रूल का यूज़ करके हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये जो है अगले वीडियो में बाकी हम लोग बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर हम लोग फिर अगले वीडियो में बात करेंगे अभिषेक रूल का यूज़ करके कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। एक्चुअली में ये रूल जो अभिषेक रूल दिया गया है, ये सारे रूल को एक जगह कंपाइल मिला दिया गया ताकि बच्चों का ये कन्फ्यूजन ना हो, ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा रूल कब यूज़ करना है। एक ही रूल से सारा क्वेश्चंस बनेगा, अगले वीडियो में बताएंगे। इक्विलिब्रियम के लिए आज का वीडियो था, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिजिक्स को पूरे क्लैरिटी के साथ सीख सकें। थैंक यू।